जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में अगले टॉपिक पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मौर्य वंश हमने खत्म कर दिया है। जो छात्र नए होंगे उसको देख लेंगे कि मौर्य वंश तक की पूरी वीडियो चली है, हर सब्जेक्ट पढ़ाया गया है। अब अगली टॉपिक है मौर्य वंश, यहाँ से खत्म हो रहा है और हम उसे बोलते हैं मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल को ही बोलते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। यहाँ 3 वंश शासन किए थे। ठीक है, साथ में सभी लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। इसी को मौर्योत्तर काल बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, तो इस मौर्योत्तर काल में 3 वंशों का उदय हुआ, जिसे हम बोलते हैं। सबसे पहली बात, अगर जानकारी के अकॉर्डिंग लिया जाए तो लिखते चलिएगा। सबसे पहले कौन आया भाई? सुंग डायनेस्टी, सुंग वंश। फिर कौन आए? फिर आए कन वंश, आज यही सब पढ़ना भी है। और फिर कौन आया, जिसको बोलते हैं, बहुत फेमस है, आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, हम बोलते हैं आंध्र सातवाहन वंश। तो ये 3 लोग हैं, 3 वंश हैं जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के बाद शासन शुरू किया। और ध्यान रखिएगा, आप लोग सभी चीज का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, मैं हट जाऊंगा हल्का सा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट्स बाहर चलिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट क्या करना है? सुंग वंश से करना है। तो आइए किया जाए, सुंग वंश से स्टार्ट करना है हम लोगों को। देखिए, तो सबसे पहले डाल लीजिएगा हेडिंग सुंग वंश। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक से एक कार्यक्रम यहाँ हुए हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए सुंग वंश के संस्थापक की। ठीक है, तो सुंग वंश के संस्थापक कौन थे भाई? पुष्यमित्र सुंग। क्या नाम है? पुष्यमित्र सुंग। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं सब लिखवाऊंगा। और ये कैसे बने शासक? तो इन्होंने ही जो अंतिम मौर्य शासक थे, अंतिम मौर्य शासक, उनका नाम क्या था? बृहद्रथ। नाम है बृहद्रथ। ठीक है, तो यही अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किया इन्होंने। और किस वंश की नींव डाली? उस वंश का नाम है सुंग वंश। ठीक है, और ये डेट कब का बताता है आपको? तो उसको हम बोलते हैं 185 बीसी। तो सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की और सुंग वंश की स्थापना कब कर रहे हैं? 185 बीसी में। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बनता है, भाई जब राजा बने हैं, स्थापित किए हैं एक साम्राज्य, तो राजधानी बनाएंगे ही। तो इसकी राजधानी इनकी क्या थी? उस राजधानी का नाम था विदिशा, एमपी। मैं इसी में कई बार हटता हूं साइड वगैरह, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी विदिशा थी। आगे देखिए, इनके जो पुरोहित थे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है ये क्वेश्चन। उनका नाम है पतंजलि ऋषि। वही जो आप अभी देखते हैं, जो पतंजलि प्रोडक्ट, ये वही पतंजलि ऋषि हैं जो किसके पुरोहित थे भाई? तो लिख लीजिएगा, ये पुष्यमित्र के पुरोहित हैं। ठीक है, सब लिखते चलिएगा साथ में, ये पुष्यमित्र के पुरोहित थे। और पतंजलि के अनुसार, पतंजलि के अनुसार ये पतंजलि ऋषि क्या बोले? इन्होंने बोले कि ये जो सुंग वंश है या जो पुष्यमित्र सुंग है, ये लोग भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही सब तो क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो। ये बोले कि ये भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण हैं, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके अनुसार ये बात कही गई है? तो आप बताएंगे कि पतंजलि के अनुसार पुष्यमित्र भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। ठीक है, एक फैक्ट मिलता है पुष्यमित्र सुंग के बारे में कि इन्होंने यवनों को परास्त किया था। ठीक है, जो यवन थे उनको इन्होंने परास्त किया। और जब यवनों को परास्त किया तो उसमें से मुख्य किसका नाम आता है? उस हिंद यूनानी का। तो वो हिंद यूनानी शासक हैं, उनका नाम है मिनांडर। आप लोग सुने भी होंगे, अभी इनकी परिचर्चा होगी आगे डिटेल में। ठीक है, तो मिनांडर, उसी को पराजित किया था इन्होंने। ठीक है, अगला लाइन कह रहा है आपका फैक्ट कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। जो पुष्यमित्र हैं, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। और 2 अश्वमेध यज्ञ के जो पुरोहित हैं, पंडित जी, वो कौन थे? वो यही पतंजलि ऋषि थे। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं कौन? पुष्यमित्र सुंग। और कराने वाले कौन इनके पुरोहित हैं? पतंजलि ऋषि हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखा जाए। अगला फैक्ट क्या कह रहा है कि प्रथम ब्राह्मण राजवंश। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा कि ये प्रथम ब्राह्मण राजवंश जिन्होंने मगध पर शासन किया। ठीक है, ये
प्रथम ब्राह्मण राजवंश है जिन्होंने मगध पर शासन किया, और वो भी मगध पर शासन कब किया? पहली बार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट, बौद्ध ग्रंथ क्या कहते हैं? ठीक है, सब चीज लिखते चलिएगा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण द्रोही कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो पुष्यमित्र शुंग हैं वो क्या है भाई? वो ब्राह्मण द्रोही है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण द्रोही कहे जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने शासन काल में, जो पुष्यमित्र शुंग हैं, इन्होंने अपने शासन काल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को क्या किया था? नष्ट करवाया था। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अपने शासनकाल में बौद्ध स्तूपों को नष्ट कराने वाला शासक पूछेगा कि किसने अपने शासनकाल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट कराया, वो शासक कौन है? वो पुष्यमित्र शुंग है। इसी कारण इन्हें ब्राह्मण द्रोही भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा और बाद में कई बौद्ध स्तूपों का पुनर्निर्माण किया। बाद में क्या किया? कई बौद्ध स्तूपों का पुनर्निर्माण किया, और उसी में से एक एग्जाम्पल निकल के सामने आता है जिसको हम आप जानते हैं भरहुत स्तूप के नाम से। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरहुत स्तूप सबसे पहली बात कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण जो किया वो कौन किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है कि इसने इसको पत्थर का बनाया। इसको किस चीज का करवाया? पत्थर का करवाया। तो जाहिर सी बात है, पत्थर करवा रहा है तो ये उससे पहले क्या था? वो उससे पहले ये लकड़ी का था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भरहुत स्तूप पहले लकड़ी का था, बाद में उसने पत्थर करवाया। किसने भैया? तो पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि बाद में उसने बौद्ध धर्म की महानता को समझा। ठीक है, आइए अगला पेज देखा जाए। तो देखिए, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ध्यान रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं पुष्यमित्र शुंग की। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग जो थे, इन्हीं के समय बौद्ध पुस्तक, सब नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब। बौद्ध पुस्तक, आप जातक ग्रंथ का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो बौद्ध पुस्तक जो जातक ग्रंथ, उसकी रचना हुई। जब क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना किसके समय हुई, तब आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग के समय में। दूसरी बात, पातंजलि ने, भाई इन्हीं के पुरोहित थे पतंजलि। ठीक है, तो लिखिएगा, पातंजलि ने इसी समय क्या लिखा था भाई? इसी समय पातंजलि ने महाभाष्य लिखा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा किसके समय? तो बताएंगे पुष्यमित्र शुंग के समय। इन्हीं के समय पाणिनि इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक अपनी लिखी, अष्टाध्यायी। संस्कृत ग्रामर की किताब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, और लिख लीजिएगा ये क्या है? ये संस्कृत भाषा व्याकरण की क्या है भाई? प्रथम पुस्तक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी समय मनु ने क्या लिखी? मनु स्मृति लिखी। ये सब कब की बात हो रही है? शुंग वंश की, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन्हीं के समय दो विदेशी आक्रमण हुए, जो पुष्यमित्र शुंग हैं। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग के समय दो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। ठीक है, और दो विदेशी आक्रमण जिसमें पहले और दूसरे का नेतृत्व, तो पहले का नेतृत्व किसने किया? उनका नाम है डेमेट्रियस। ठीक है, और दूसरे का नाम है मिनांडर। इन्हीं को बोलते हैं मिलिंद। ठीक है, मिनांडर और मिलिंद। और दोनों ही यवन आक्रमणकारियों में, ये दोनों ही क्या थे? यवन आक्रमणकारी थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके दोनों ही यवन आक्रमणकारी थे, और इन दोनों ही विदेशी आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग क्या हुई? विजय हुई। तो लिख लीजिएगा कि इन दोनों विदेशी आक्रमणकारी में पुष्यमित्र शुंग की क्या हुई? विजय हुई, मतलब पुष्यमित्र शुंग ने इन लोगों को हरा दिया। ठीक है, आइए अगला पेज, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। अगला पेज देखिए,
ये तो हरा दिए। तो मीनांडर जो आए, ठीक है, मीनांडर भाई साहब यहाँ पर बौद्ध भिक्षुक नागसेन से मिले, अपने बौद्ध भिक्षुक बहुत ही ज्ञानी आदमी। तो मीनांडर ने जब बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिले तो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। तो मीनांडर ने लिखते चलिएगा, बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ठीक है, बौद्ध धर्म की क्या किए? दीक्षा लिए। ठीक है, और दीक्षा लेने के साथ साथ क्या किए भाई? बौद्ध धर्म, ये भी ऐड कर लीजिएगा, बौद्ध धर्म अपना लिए। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी पूछता है कि मीनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर किस पुस्तक में सम्मिलित है? तो लिख लीजिएगा कि एक किताब है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, ठीक, जिसमें मीनांडर, लिख लीजिएगा, जिसमें मीनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर, इन दोनों के जो प्रश्न और उत्तर हैं वही इस मिलिंद पन्हो में सम्मिलित हैं, और बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है जो पुष्यमित्र शुंग हैं। ठीक है, ये पुष्यमित्र शुंग भाई साहब, इन्होंने कलिंग नरेश, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल। ठीक है, खारवेल का नाम अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। खारवेल से युद्ध किया और क्या हुआ? लेकिन ये जीत नहीं पाए, ये खारवेल से पराजित हो गए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, खारवेल ने इन्हें पराजित किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलिंग नरेश खारवेल, जो अपने आप में इतना महाप्रतापी है, उसने किस महाप्रतापी शुंग वंश के शासक को हराया था? तो आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग जो हैं ये कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध में पराजित हो गए थे। ठीक है, आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। अब देखिए ध्यान से, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उनका बेटा आया। ठीक है, लिख लीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद, ठीक है, इनका पुत्र जिसका नाम है अग्निमित्र, ठीक है, ये इनका पुत्र था, और यही क्या बना? यही इनका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन है भाई? इनका पुत्र अग्निमित्र। और रोचक बात क्या है कि जो कालिदास की रचना है ना, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, तो लिखिएगा इसी के बाद, कालिदास की, ये सब लाइन इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन है। एक तो यही हो गया कालिदास की रचना, पूछ सकता है कि मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की। तो कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, इस चीज को एकदम लिखिएगा बड़े अच्छे से, वीवीआई कर लीजिएगा। मालविकाग्निमित्रम में जो विदिशा के राजा हैं, मालविकाग्निमित्रम में विदिशा के राजा जिनका नाम क्या है? अग्निमित्र। अभी आप अग्निमित्र से परिचित हुए, पुष्यमित्र शुंग के ये बेटे हैं। ठीक है, और मालव देश की राजकुमारी, और मालव देश की राजकुमारी जिनका नाम क्या है भाई? उन्हीं का नाम है मालविका। ठीक, इन्हीं दोनों लोगों के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की। इसमें किसके प्रेम प्रसंग की चर्चा हुई है, उसका वर्णन मिलता है। तो मालविकाग्निमित्रम, जिसमें इन्हीं नाम पे ही है, मालविका नायिका है, अग्निमित्रम आपके नायक हैं, दोनों को मिला के मालविकाग्निमित्रम बना है। अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग के बेटे हैं, ये विदिशा के राजा हैं, और मालविका जो है ये
मालव देश की राजकुमारी हैं और ये दोनों नायक नायिका हैं जिनके प्रेम प्रसंग का इसमें वर्णन विस्तार मिलता है, इनका चर्चा मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे आइए देखा जाए। अब आगे क्या है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, किसका, शुंग वंश का। तो लिखिएगा, अब ये वंश खत्म होगा, शुंग वंश का अंतिम शासक, ठीक है, कौन है भाई, वो है देवभूति। अब शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है, देवभूति, और इसकी हत्या, देवभूति की हत्या किसने की, इसी के मंत्री, देवभूति की हत्या किया है वासुदेव ने। ठीक है, और वासुदेव कौन था, जो इसी देवभूति का मंत्री था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, देवभूति हुए, और देवभूति हुए जिसकी हत्या किसने की, वासुदेव ने की, जो कौन था, इसी देवभूति का मंत्री था। ठीक है, जिसका नाम वासुदेव है, और इसने हत्या करते हुए क्या किया, इसी वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने की। वासुदेव देवभूति का ही मंत्री था, और फिर इसने वासुदेव को मारते हुए क्या किया, कण्व वंश की स्थापना की। तो अब हम देखते हैं कण्व वंश, बहुत छोटा वंश है, आइए उसको देख लिया जाए। एक क्वेश्चन तो पूछ देता है भाई। ठीक है, आइए देखा जाए, हेड डालिएगा कण्व वंश। कण्व वंश क्वेश्चन जो पूछता है इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहली बात, अभी आपने देखा, कहेंगे इसका संस्थापक कौन, तो आप बताएंगे इसका संस्थापक अभी देखे वासुदेव था। ठीक है, देखिए ये वासुदेव आगे भी आएंगे, जब चौहान वंश पढ़ेंगे आप ना, मध्यकालीन इतिहास में आपको पढ़ाऊंगा कि चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, तो वो वासुदेव अलग है, ये वासुदेव अलग है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कई बार मेरे छात्र क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, तो इसके संस्थापक वासुदेव हुए, और इसका जो अंतिम शासक है, जो इसका अंतिम शासक है किसका भाई, कण्व वंश का, वो कौन हुआ, वो है सुशर्मा। ठीक है, तो संस्थापक है वासुदेव, और कण्व वंश का ही अंतिम शासक कौन है, सुशर्मा। ठीक, और इस सुशर्मा की हत्या कौन कर रहा है, सातवाहन शासक, नाम क्या है, सिमुक, द्वारा हत्या। ठीक है, सुशर्मा की हत्या कौन कर रहा है, सातवाहन शासक सिमुक के द्वारा हत्या हो रही है। और इन कण्व वंश के कुछ सिक्कों पर, जो कण्व वंश के शासक हैं, इनके कुछ सिक्कों पर पूछ सकता है, क्या दिखाई दिया है भाई, उस पे भूमि मित्र उत्कीर्ण है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछ देता है कि कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हैं, अंतिम शासक सुशर्मा है, सुशर्मा की हत्या उसी के सातवाहन शासक जो हैं सिमुक, उन्हीं के द्वारा की जाती है, और इनके कुछ सिक्कों पर भूमि मित्र उत्कीर्ण मिलता है। ठीक है, ये भी उन्हीं के मंत्री निकलते हैं। अब आइए देखा जाए हम लोग कि जो सिमुक है, ये जब इनकी हत्या करते हैं तो यही किस वंश की स्थापना करते हैं, सातवाहन वंश की। ठीक है, आइए अब देखते हैं, देखा जाए। अब लिखिएगा आंध्र सातवाहन वंश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश। तो जरा इनकी कहानी सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात, प्रारंभ में यह राजवंश महाराष्ट्र में था, किंतु शक राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र को छोड़ने पर विवश कर दिया, तो इन लोगों ने आंध्र प्रदेश में जाकर पलायन किया, वहां इनको स्थानांतरित होना पड़ा, सातवाहन शासकों को, सातवाहन वंश को, इसलिए इन्हें आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जाके ये शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है इनके संस्थापक की, फाउंडर। तो अभी आप देखें कि कौन है भाई, तो सिमुक जी हैं, जो अभी अभी हत्या की है किसकी, अंतिम कण्व नरेश। ठीक है, अंतिम कण्व शासक सुशर्मा की। ठीक, तो इनके संस्थापक का कई बार यूपीपी की एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, वहां तो यही छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, आंध्र सातवाहन वंश का सिमुक है। दूसरी बात, जैसे जो राजा बनेंगे तो राजधानी चालू होगी, तो इनकी राजधानी क्या है भाई, तो इनकी राजधानी अभी आपने देखा कि ये लोग महाराष्ट्र के थे, लेकिन वहां से पलायन करके आए आंध्र प्रदेश में, तो नाम हुआ आंध्र सातवाहन वंश। तो इनकी राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में थी। ठीक है,
जो कृष्णा गोदावरी नदी यही लिख लीजिएगा लगी हुई कृष्णा गोदावरी नदी का क्षेत्र, वहां इनकी राजधानी। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी अमरावती शिफ्ट की, ठीक है। तो इनकी राजधानी क्या है, प्रतिष्ठान है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगली बात, जब सिमुक की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो लिखिएगा सिमुक क्या है, आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक। सिमुक की मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई, नाम क्या है, कान्हा, ठीक है। छोटा भाई कान्हा, या इन्हीं को बोलते हैं कृष्णा, कान्हा या कृष्णा, ये क्या हुए, ये शासक बने, ठीक है, ये शासक बने, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के बाद इनका पुत्र आता है जिनका नाम है सातकर्णी। तो ध्यान रखिएगा कि सिमुक की मृत्यु हुई, उसके बाद इनके छोटे भाई जो कृष्णा या कान्हा है वो शासक बने, और कान्हा के बाद ही इसका पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना, ठीक है। तो कान्हा शासक बने और इनके बाद सातकर्णी प्रथम शासक बन रहा है। अगला किसका, आंध्र सातवाहन वंश का, ठीक है, जिसका नाम है सातकर्णी प्रथम। आइए अगला पेज देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, डाल लीजिएगा हेडिंग सातकर्णी प्रथम के बारे में, ठीक है। सब शासक का हेडिंग वाइज लिखवाते चलेंगे हम, ठीक है। सातकर्णी प्रथम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सातवाहन वंश का लिखिएगा, सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक, सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक कोई पूछेगा तो आप बताएंगे सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम कई बार पूछ देता है, जिनका नाम है नागनिका या नयनिका, या इन्हीं को बोलते हैं नयनायिका, ठीक है। उसके बाद इनका एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नानाघाट अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट, सब जो बातें आपको इंपॉर्टेंट उसको आप इंडिकेट किया करिए, ठीक है। नानाघाट अभिलेख, और ये नानाघाट अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है कि नानाघाट अभिलेख जो है इसमें यह दिया गया है कि सातकर्णी प्रथम की पूरी उपलब्धियां इसी में है। सातकर्णी प्रथम की जो उपलब्धियां हैं वो किसमें वर्णित है, नानाघाट अभिलेख में बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं कि ये एक महान शासक और महान विजेता थे, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक महान शासक, महान विजेता, ये खुद इनकी पत्नी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। और इस नानाघाट अभिलेख में कई सी बातें हैं, जिक्र हुआ है, उसको लिखा जाएगा। आइए देखिए, नानाघाट अभिलेख डाल लीजिएगा हेडिंग, नानाघाट अभिलेख। एक तो पहली बात अभी आप देख ही रहे हैं कि इनकी पत्नी नागनिका नयनिका, ठीक है, उन्हीं का ये अभिलेख है, पहला क्वेश्चन बना। दूसरी बात क्या कि उसी अभिलेख में इनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है कि एक बहुत महान सम्राट, महान विजेता थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सातकर्णी ने यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा क्या, आइए लिखा जाए। देखिए यहीं से ये साक्ष्य प्राप्त होता है कि सातकर्णी प्रथम ने यज्ञ के स्थान पर, मतलब जब ये लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ के स्थान पे क्या, यज्ञ के उपलक्ष्य, ठीक है, यज्ञ के उपलक्ष्य में, ठीक है, जो ब्राह्मण होते थे, जो यज्ञ कराते थे, तो यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा की बजाय, ठीक है, ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि
ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत करने वाले कौन है? सातकर्णी प्रथम। किस में? यज्ञ के उपलक्ष्य में। और इसका उल्लेख कहां दिखाई दे रहा है? तो नानाघाट अभिलेख में। ठीक है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन बन सकता है कि भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कौन है? लिख लीजिएगा, भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण, तो आप क्या बताएंगे? नाना घाट अभिलेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण क्या होगा? नाना घाट अभिलेख होगा। ठीक है। और फिर लिख लीजिएगा एक लास्ट पॉइंट इनके लिए कि सातकर्णी, जो सातकर्णी प्रथम है, ये सातकर्णी उपाधि धारण करने वाले सातवाहन वंश के प्रथम राजा थे। सातवाहन वंश के प्रथम राजा। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बना कि सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला सातवाहन वंश का प्रथम राजा कौन था? तो सातकर्णी प्रथम ही थे। दूसरी बात, सातकर्णी का अर्थ क्या होता है? जिसके 100 कान होते हैं। 100 कान, 100 कान सही में नहीं, 100 कान का मतलब कि जो इतने कान सुन सके। आई बात समझ में? ये है सातकर्णी का मतलब। ठीक। अब आइए आगे बढ़ा जाए। अब इस वंश के सबसे महान योद्धा आ रहे हैं, जिनका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। लिखिएगा, नाम क्या है भाई? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये अगले शासक हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तरह से इनको बोल लीजिए कि इस वंश के सबसे महानतम सम्राट और इस वंश के हीरो। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो आइए इनके बारे में बात किया जाए। सबसे पहले इनके पिता का नाम भाई तो शिव स्वाति, संभवतः ये माना गया है, तो अगर कहीं जिक्र आती है तो लिख लिया जाएगा शिव स्वाति, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा संभवतः। ठीक है, शिव स्वाति। दूसरी बात, इनकी माता का नाम तो जानते हैं, भैया मैं आपको लिखवाऊंगा आगे कि ये पूरा जो ब्राह्मण साम्राज्य आन सातवाहन वंश है ये मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, तो ये लोग अपनी माता का नाम लगा देते, तो देखिए मिल रहा है गौतमी। ठीक है, तो इनकी माता का नाम था गौतमी बलश्री। ठीक है, क्या नाम है भाई माता का? गौतमी बलश्री। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, आपको बताए ना कि ये इस वंश के सबसे हीरो आदमी, सातवाहन वंश का सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक प्रसिद्ध महानतम शासक। ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध और महानतम शासक पूछे सातवाहन वंश का, तो आप बताएंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, इनकी उपलब्धियां कहां वर्णित है भाई? इनकी उपलब्धि कहीं ना कहीं वह होगी, ये क्वेश्चन पूछता है। तो इनकी उपलब्धि वर्णित है जो गौतमी, इनकी माता गौतमी बलश्री के नासिक शिलालेख में वर्णित है। ठीक है, क्वेश्चन करेगा कि गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन कहां दिखाई देता है? तो इन्हीं की माता जो गौतमी बलश्री थी, इनके नासिक शिलालेख में इसका वर्णन है, इनके पूरे उपलब्धियों का। ठीक है, और अब इनकी प्रमुख उपाधियां लिखा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है और पीसीएस के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनकी प्रमुख उपाधियां क्या थी। ठीक है, तो आइए अगले पेज में लिखा जाए इनकी प्रमुख उपाधियां। ठीक है, सबसे पहली बात इनको बोला गया है अद्वितीय ब्राह्मण। ठीक है, लिखिएगा अद्वितीय ब्राह्मण, इसी को बोलते हैं एका ब्राह्मण। मान लीजिए यही दिख गया एग्जाम में, दे दिया ये ना दिया, एका ब्राह्मण, तो कहेंगे एका ब्राह्मण क्या होता है? तो इन्हीं की उपाधि है जिसका नाम है अद्वितीय ब्राह्मण। कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनकी दूसरी उपाधि क्या है भाई? उसको हम बोलते हैं आगम निलय। आपने अभी देखा था उस पेज पे हम लिखे थे प्रमुख उपाधियां, ध्यान रखिएगा इस चीज को, देखिए प्रमुख उपाधियां उसी पे है आगम निलय। ठीक है, ठीक, ये सब गौतम सातकर्णी की बात हो रही है। फिर इन्हीं को बोलते हैं वर्ण व्यवस्था का रक्षक। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर पूछता है अगला क्वेश्चन कि वेदों का आश्रयदाता किसकी उपाधि है? तो ये भी
गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपाधि है वेदों का आश्रयदाता। ठीक है, तो ये उपाधियां हैं इनकी, जिसमें आपको कई नाम मिलते हैं, अद्वितीय ब्राह्मण या एका ब्राह्मण, आगम निलय, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, और फिर है आपका वेदों का आश्रयदाता। फिर अभी आपने देखा नासिक प्रशस्ति या नासिक शिलालेख जो इनकी माता का है, उसमें क्या कहा गया है इनको, तो वो भी देख लीजिए। नासिक प्रशस्ति, इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, इनको गौतमीपुत्र सातकर्णी को, ठीक है, तो इनको उसमें 3 महासमुद्रों, 3 महासमुद्रों का अधिपति बताया गया है। ठीक है, 3 महासमुद्रों का अधिपति किसे कहा गया है, गौतमीपुत्र सातकर्णी को, और इसका उल्लेख कहां दिखाई देता है, तो नासिक प्रशस्ति लेख में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी को 3 महासमुद्रों का अधिपति, किसमें, नासिक प्रशस्ति लेख में। ठीक, फिर आइए अगला फैक्ट देखिए। अगला फैक्ट क्या है, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, इन्होंने जो बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं को अजकालकीय ग्राम, ठीक है, दान में प्रदान किया, अजकालकीय ग्राम दान में प्रदान किया। ठीक है, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया, शकों को परास्त किया था, तो शक विजय के उपलक्ष्य में, शक विजय के उपलक्ष्य में क्या किए भाई, वेणाकटक नगर, वेणाकटक नगर, इसकी स्थापना की। ठीक है, तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शक विजय के उपलक्ष्य में वेणाकटक नगर की स्थापना किसने किया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। ठीक है, दूसरी बात, फिर अगला फैक्ट लिखिए कि इनकी नासिक के शक शासक जो नहपान थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ देता है, नासिक के शक शासक कौन है, नहपान, इनको भी, नहपान को पराजित किया, किसने, गौतमीपुत्र, सब इन्हीं की बात चल रही है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो नासिक के शक शासक थे नहपान, उसको पराजित किसने किया था, तो वो हमारे गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, जिन्होंने नहपान को पराजित किया था। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, और इसका प्रमाण कहां मिलता है कि इन्होंने पराजित किया, इसको लिख लीजिएगा, इसका प्रमाण नासिक, नासिक, इसमें एक जगह है जिसका नाम है जोगल थंबी, नासिक के जोगल थंबी से, ठीक है, चांदी के सिक्के जो मिले हैं, उससे ये पता लगता है, एक तरफ नहपान का चित्र है, एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र है उस सिक्के पे, और वो सिक्का चांदी का है, वो कहाँ मिला है, वो नासिक के जोगल थंबी से मिला है, उसी से ये, वहां से प्रमाण मिला है, उसी से पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो नासिक के शासक नहपान को क्या किए थे, पराजित किए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इनके जो पुत्र हुए, उनका नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, आइए उनको लिखा जाए, वशिष्ठी पुत्र, देखिए अब वशिष्ठी, वशिष्ठी कौन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी की पत्नी है वशिष्ठी, तो वशिष्ठी पुत्र, पुलमावी उनके बेटे हैं, माँ का नाम लगाए हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, जैसे सातकर्णी नाम है, लगाए क्या है, गौतमी पुत्र, अपनी माँ का नाम लगाए हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, अब आइए इनसे देखा जाए, इनसे अच्छे अच्छे फैक्ट क्या है। सबसे पहली बात कि इनकी 2 उपाधियां थी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी की, तो आइए उसको लिख लिया जाए, पूछ देता है 2 उपाधियां। ठीक है, एक है दक्षिणापथेश्वर, इंग्लिश मीडियम के लड़के भी मेरे छात्र हैं जो वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, हर चीज की हिंदी भी समझिएगा, क्योंकि किसी भी ऐसे एग्जाम में आप हिंदी से बचेंगे नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। दक्षिणापथेश्वर को बोलते हैं, दक्षिणापथेश्वर, दक्षिण का मतलब दक्षिण दिशा, पथ, आन सातवाहन वंश दक्षिण में साउथ के हैं, पथ का मतलब रास्ता, वो जगह, और पथेश्वर, ईश्वर, मतलब दक्षिण के पथ का स्वामी, ईश्वर मतलब स्वामी, तो दक्षिणापथेश्वर है। दूसरा बात है नवनगर स्वामी, नवनगर स्वामी, तो ये 2 उपाधियां,
ठीक है। ये किसकी हैं भाई? ये वशिष्ठीपुत्र पुलमावी की दो उपाधियां दिखाई देती हैं, नवनगर स्वामी और दक्षिणापथेश्वर। तीसरी बात किया जाए, अगला फैक्ट, इनके अभिलेख कहां कहां से मिले हैं? तो ये भी 3 जगह से मिले हैं, ठीक है। जो इनके अभिलेख हैं वो कहां कहां से मिले हैं? वो 3 जगह से मिले हैं। सबसे पहली बात नासिक, लिखिएगा नासिक। दूसरा क्या है? कार्ले, ठीक है। और तीसरा क्या है? अमरावती, जो इस समय राजधानी है, ठीक है। तो नासिक है, कार्ले है और अमरावती, इनके अभिलेख मिले हैं। और अमरावती अभिलेख में ही उल्लिखित एकमात्र ये सातवाहन शासक हैं। क्वेश्चन पूछा है कि अमरावती अभिलेख में, लिख लीजिएगा इसको, कि अमरावती अभिलेख में उल्लिखित एकमात्र सातवाहन शासक, ठीक है। ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि अमरावती अभिलेख में उल्लिखित लिखा हुआ एकमात्र शासक कौन है, ठीक है, मतलब आन सातवाहन वंश का, तो आप बताएंगे वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, ठीक है। दूसरी बात, इनके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का अंकन मिलता है, यही लिख लीजिए। जो इनके सिक्के हैं, तो इनके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का अंकन मतलब छपाई, अंकन मिलता है, ठीक है। और इनका विवाह शक शासक जो वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी हैं, इनका जो विवाह है ये शक शासक रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सब फैक्ट है। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी की 2 उपाधियां हैं, दक्षिणापथेश्वर और नवनगर स्वामी, ठीक है। इनके अभिलेख 3 जगह से मिले, नासिक अभिलेख है, कार्ले है, अमरावती अभिलेख है। अमरावती अभिलेख में ही ये उल्लिखित एकमात्र सातवाहन शासक हैं जिनका उल्लेख हुआ है। इनके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का अंकन मिलता है और इनका विवाह शक शासक रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद इस वंश के अंतिम महान शासक आते हैं यज्ञश्री सातकर्णी। आइए उनको देखा जाए, डाल लीजिएगा हेडिंग, यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक। आइए इनका सबसे पहला पॉइंट लिखा जाए, अंतिम महान शासक, ठीक। सातवाहन शासक, अंतिम महान सातवाहन शासक। दूसरा फैक्ट भाई, अंतिम थे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सिक्कों पर भी जहाज, इनके सिक्कों पर जहां मछली और शंख चित्रांकित है, ठीक है। देखिए यहां से फंसिएगा मत, जब क्वेश्चन करेगा आपको कि 2 पतवारों वाले जहाज का अंकन कहां मिलता है, तब आप अच्छे से बताएंगे कि वो है वशिष्ठीपुत्र पुलमावी। लेकिन जब पूछे कि जहाज, मछली और शंख का चित्रांकित, तब बताएंगे यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। तो ये था हमारा यज्ञश्री सातकर्णी जो अंतिम शासक हुए। और ये पूरे हम लोग क्या पढ़े, आंध्र वंश के महानतम शासक। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब हम बात करेंगे सातवाहन वंश के प्रमुख तथ्य के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट। डाल लीजिएगा हेडिंग यहां पर, सातवाहन वंश के प्रमुख तथ्य, ठीक है। आइए 1 बाय 1 नंबरिंग करके सब लिखते चला जाए। सबसे पहली बात, सातवाहन शासकों द्वारा, जितने भी शासक थे सातवाहन वंश के, उनको द्वारा सिक्के जारी किए गए। जितने भी सातवाहन शासक थे, तो सातवाहन शासकों द्वारा, सब लिखते चलिएगा, जारी किए गए सिक्के भाई क्या क्या थे? तो चांदी, कितने ये लोग जारी किए? चांदी, तांबा, प्रोटीन। बहुत से छात्रों के मन में सवाल आएगा कि सर ये प्रोटीन क्या होता है?
14 जो घटिया चांदी होती है, तो घटिया चांदी के जो सिक्के होते हैं ना उन्हें ही 14 कहते हैं, ठीक है। तो घटिया चांदी के सिक्के और उसके बाद सीसा। अच्छा, सीसा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहीं पे एक नोटिस पॉइंट आप लिख लीजिएगा। क्या भाई कि सातवाहनों, सातवाहनों मतलब सातवाहन शासक की बात कर रहा हूं, ठीक है। सातवाहनों के सबसे अधिक सिक्के सीसे के मिले हैं, ठीक है। सातवाहनों के जो सबसे अधिक सिक्के हैं वो सीसे के मिले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। सिक्के तो इन लोगों ने सभी हर चीज के जारी किए, ठीक है, लेकिन जो सबसे अधिक भारी मात्रा में सीसे में सिक्के मिले हैं वो सीसे के मिले हैं। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है कि सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों में देखने को मिलते हैं, तो आप बताएंगे सातवाहन, ठीक। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये सब आप सातवाहन वंश के प्रमुख लिख रहे हैं। सातवाहनों की, सातवाहनों मतलब पूरे सातवाहन की बात चल रही है, सातवाहन वंश की। सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी, ठीक है, और इनकी लिपि ब्राह्मी थी। ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन करे कि सातवाहन की भाषा क्या है, सातवाहनों की भाषा प्राकृत है और लिपि क्या है, ब्राह्मी है। आइए इसका सबका स्क्रीनशॉट ले चलिएगा। अब अगला पॉइंट देखा जाए, सातवाहन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो सातवाहन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, शाली है वाहन जिसका। आप कहें शाली, जीजा शाली की बात नहीं हो रहा है, शाली, शाली का मतलब सिंह, ठीक है। शाली है वाहन जिसका, ठीक है। शब्द जरा सा गलती लिखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तालवी सा है तो शाली, तो ये सिंह है, आज शाली कहेंगे तो जीजा शाली का रिश्ता। एक ऐसे ही गुरु जी थे, तो उनका भक्त जो था बहुत अनन्य भक्त था, उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, गया गुरु जी के पास, कहा पत्नी तबीयत खराब हो गई। उन्हें कहा मंत्र का जाप करना, ओम भार्या रक्षति, भार्या मतलब पत्नी होती है। सब जाप सही किया और र की जगह भ कर दिया, ओम भार्या भक्षति। तो भक्षति मतलब भक्षण, संस्कृत देववाणी। एक ही साल खूब जपाई माला, एक साल में उनकी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई। बाबा जी के यहाँ क्या है, गरमाए आए एकदम गुस्से में, या फर्जी बाबा है, दिमाग खराब कर दिए, बिना मतलब का पत्नी हमारी चल बसी, उल्टा सीधा मंत्र बताते हैं। कह रहे बताओ जपे क्या, ओम भार्या भक्षति। अरे भ की जगह तुम र कर दिए, गुरु जी उससे क्या कर, उससे ले भी थे ना प्राण। अब देख लीजिए कितना अंतर है, एक अक्षर खाली इधर का इधर हो गया, र की जगह भ हो गया, सब काम खत्म, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, शाली, और ये शाली मतलब सिंह होता है, सिंह है वाहन जिसका, ठीक है। अगला फैक्ट देखिए, जो आपको अभी हमने जिक्र किया था उसको पूरा लिख लीजिएगा कि सातवाहनों ने ब्राह्मणों और भिक्षुकों, सातवाहनों ने ब्राह्मणों और भिक्षुकों, ब्राह्मणों और भिक्षुकों को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत की, चाहे प्रथा आरंभ की, ठीक है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कहां मिलता है, तो आपको बताए थे अभी, नानाघाट अभिलेख, ठीक है। नानाघाट अभिलेख में यह प्रमाण मिलता है कि सातवाहनों ने ब्राह्मणों और भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत की, और इनको जो बौद्ध भिक्षु थे उनको कर रही टैक्स फ्री गांव भी दान में देने की प्रथा की शुरुआत की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसी कारण यहीं से किस व्यवस्था का उदय होता है, तो लिख लीजिएगा, सामंती व्यवस्था का उदय होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन करे कि सामंती व्यवस्था का उदय कब हुआ, बताएंगे आन सातवाहन वंश में। अच्छे सुन लीजिएगा, हुआ क्या, इधर ब्राह्मण राजा, उसका क्षत्रिय राजा भी आया, अब चालू हो गया, इन लोगों ने चालू कर दिया आन सातवाहन वंश ने कि जो भी ब्राह्मण पंडित जी, जो लोग यज्ञ कराएंगे, पुजारी जी पूजा पाठ कराएंगे, उनको पैसे की जगह भूमिदान भी दीजिए, भूमि का विधान करिए, ठीक है। अब एक एक आदमी के पास दान में जो लेते गए पुजारी ब्राह्मण, ठीक है, उस सभी के पास भूमि इतनी ज्यादा हो गई दान में लेते लेते कि अब वो अपने ही क्षेत्र के शासक बन बैठे, शासन करने लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भूमि हो गई, खुद बेचने भी लगे, पैसा भी आने लगा।
तो सामंती व्यवस्था का उदय यहीं देखने को मिलता है, यहीं से सामंत शुरू होते हैं। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट देखिए। सातवाहन समाज जो था, सातवाहन समाज बताए ना, मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, यहां दो बातें होती हैं। सातवाहन समाज तो मातृ सत्तात्मक था, परंतु जो इनके राजा होते थे, ठीक है, वो पितृ सत्तात्मक थे, परंतु इनके राजा पितृसत्तात्मक थे। ठीक है, सातवाहन समाज मातृ सत्तात्मक था, परंतु राजा क्या थे? पितृसत्तात्मक था। समझ रहे हैं ना? समाज तो मातृ सत्तात्मक था, मतलब माता की सत्ता, माँ ही मुखिया घर की। ठीक है, माता ही सब काम कर रही हैं, माँ ही सब काम कर रही हैं। ठीक, लेकिन राजा जो बनेंगे वो पुरुष ही बनेंगे। ठीक है, तो राजा में पितृसत्तात्मक थे। ठीक है, लेकिन सातवाहन समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इनकी जो महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं उनको लिख लिया जाए। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां। ठीक है, अब दो चीज देखने को मिलती हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? कार्ले का चैत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब जो भी हम बता ही रहे हैं सब समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो एग्जाम में बराबर क्वेश्चन आते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें एक तरह से हर चीज आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान चलिएगा। अब कुछ छूटेगा नहीं, हर चीज पूछा जा ही रहा है, पूछा जाएगा भी। कंपटीशन टफ है, तो हर चीज को फोकस करना है। दूसरी कृति क्या है? अमरावती कला का विकास। जब पूछेगा आपसे अमरावती कला का विकास कब से हुआ, तो बताएंगे आन सातवाहन वंश के समय और कार्ले का चैत्य। ये सब इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। चैत्य, अब चैत्य क्या है भाई? चैत्य होता है चिता संबंधी। ठीक है, चिता संबंधी, चिता जो चिता लाश जलती है, ठीक है, उसी से बना है चैत्य, और इसी को बोलते हैं पूजा स्थल। ठीक है, तो चैत्य वर्ड यहीं से निकल गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ और फैक्ट देख लीजिए सातवाहनों, ये तो स्थापत्य कृतियां हो गई। अगला फैक्ट देखिए सातवाहनों के विषय में ही, अमात्य और महामात्य। अमात्य और महामात्य। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देता है कि सातवाहन अधिकारी का जिक्र किस रूप में मिलता है, तो दो वर्ड है उनके लिए, ये लोग सातवाहन अधिकारी थे। ठीक है, क्या नाम था इनका? अमात्य और महामात्य को हम लोग सातवाहन अधिकारी कहते हैं। ठीक है, आइए अगला देखिए। अगला एक अधिकारी का जिक्र मिलता है जिनका नाम है गौलमिक। ठीक है, इनको ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है। गौलमिक, अब गौलमिक क्या होते हैं भाई? ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी। गौलमिक ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी, जिनको ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई थी उन्हें गौलमिक अधिकारी कहा जाता था। दूसरी बात, जब पूछे आपको कि स्तूप में पाषाण के रेलिंग बनने की शुरुआत कब से दिखाई देती है, तब आप बताएंगे कि ये जब मरणोत्तर काल आया तो वहां पे आपको सातवाहन वंश में स्तूप में पाषाण के, शुंग वंश मेन रूप से, जब पुष्पमित्र शुंग आए थे उस समय स्तूप में पाषाण के रेलिंग के साक्ष्य मिलते हैं। हम लोग पूरा वंश पढ़ ही रहे एक साथ, तो ये ध्यान रखिएगा। स्तूप, बौद्ध स्तूप, उस स्तूप में पाषाण के रेलिंग का प्रयोग दिखाई देता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेलिंग बनने कला का जन्म हो रहा है। अब यहीं पे एक बात कर लिया जाए, यहीं पे आता है हमारा इसी के समकक्ष कलिंग का चेदी वंश, जिसे बोलते हैं महामेघवाहन वंश। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पे राजा खारवेल हुए थे। ठीक, आइए अब उनकी बात डाल लीजिएगा हेडिंग, कलिंग का चेदी वंश। कलिंग का चेदी वंश, इसी को बोलते हैं महामेघ वाहन वंश। ठीक है, तो कलिंग का चेदी वंश या इसी को बोलेंगे महामेघ वाहन वंश। देखिए इसके इतिहास जान लीजिए, फिर लिखा जाएगा। अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग पुनः स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हम पढ़ रहे हैं मरणोत्तर काल, तो एक बात लिख लीजिए कि ये स्वतंत्र कब हुए थे, तो अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग पुनः
स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र हो गया तो कलिंग में चेदी वंश आ रहे हैं, तो लिखिएगा कलिंग में जो चेदी वंश था, ठीक है। तो कलिंग में चेदी वंश के प्रमाण, कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ देता है कि कलिंग में चेदी वंश के प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होते हैं, ठीक है, या कहां से इसकी जानकारी मिलती है। तो कलिंग में चेदी वंश के प्रमाण कहां से मिलते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख, जानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है खुद ये अभिलेख ही। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, इसमें कलिंग में चेदी वंश के प्रमाण मिलते हैं, और ये अभिलेख कहाँ है, उड़ीसा, जो अब बोलते हैं ओडिशा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहां से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कलिंग में चेदी वंश का जो प्रमाण है उसका प्रमाणित अभिलेख कहाँ मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये उड़ीसा में है, ठीक है। फिर अगला फैक्ट इससे संबंधित, जो इसके संस्थापक हैं वो कौन थे भाई, वही थे महामेघवाहन, और ये अपने ही नाम पे वंश स्थापित किए, ठीक है। तो कलिंग वंश के जो कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक कौन है, महामेघवाहन जी है, ठीक है, अपने ही नाम पे इन्होंने किया। अब बात आती है, आप लोग हमेशा सुने हैं चेदी वंश में खारवेल का नाम, ठीक है। तो खारवेल इस वंश के सबसे क्या थे, इस वंश के सबसे महानतम सम्राट थे। तो आइए उसको लिख लिया जाए कि खारवेल इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, और इसका प्रमाण जो प्रतापी राजा है उसका प्रमाण कहां मिलता है, इसका प्रमाण भी मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में, ठीक है। खारवेल इस वंश के सबसे प्रतापी राजा है, और इसका प्रमाण कहां मिल रहा है, हाथी गुम्फा अभिलेख में, और इस वंश का प्रमाण भी मिल रहा है हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो प्रतापी कैसे हैं भाई, तो लिखिएगा कि इन्होंने जो पांड्य शासक हैं, पांड्य शासक, उससे इन्होंने गधे से हल चलवाया, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पांड्य शासक से गधे से हल कौन चलवाया, ठीक। तो ये कौन है, ये खारवेल है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, जो ये खारवेल है इनका जैन धर्म के प्रति बहुत झुकाव था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ठीक। जैन धर्म के प्रति झुकाव किसका रहा है भाई, तो राजा खारवेल का, ठीक है। जब पूछे कि राजा खारवेल की किस धर्म में आस्था थी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, तो बताएंगे जैन धर्म में इन लोगों की बड़ी तगड़ी आस्था थी, ठीक है। किसकी, महामेघवाहन वंश की बात कर रहा हूं, ठीक है। सातवाहन वंश तो ब्राह्मण साम्राज्य था, ठीक। तो खारवेल का जैन धर्म के प्रति विशेष झुकाव था। आइए अगला पॉइंट देखा जाए इसी खारवेल से, तो लिख लीजिएगा यहां पे खारवेल का शासनकाल, खारवेल का शासनकाल। खारवेल के शासनकाल में क्या क्या किए, तो खारवेल अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष क्या किए भाई, खारवेल अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष कलिंग की राजधानी का पुनर्निर्माण किए, कलिंग की राजधानी का पुनर्निर्माण, मतलब जैसे गद्दी पर बैठे अभी साल भर नहीं बीता तो कलिंग की राजधानी का पुनर्निर्माण किए, ठीक है। द्वितीय वर्ष क्या किए, ये सब क्वेश्चन है। दूसरे वर्ष, द्वितीय वर्ष इन्होंने मूसिक नगर पर आक्रमण किया, एक नगर था मूसिक नगर, उसी मूसिक नगर पर आक्रमण किए अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष, तो इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा नहीं आएगा, हम इंपॉर्टेंट चीज को लिख रहे हैं। फिर पंचम वर्ष, अपने शासनकाल के 5वें वर्ष इन्होंने क्या किया, ठीक है। तो 5वें वर्ष इन्होंने नंदों द्वारा जो बनाई गई नहर थी, ठीक है, नंदों द्वारा बनवाई गई नहर, ठीक है, नंदों द्वारा जो बनवाई गई नहर थी उसका विस्तार किए, ठीक है। नंदों द्वारा बनवाई गई नहर जो तंसुली, यहां पे लिख लीजिएगा तंसुली, उसी का विस्तार किए, कौन,
अपने शासनकाल के 5वें वर्ष खारवेल भाई साहब नंदों द्वारा सास नंद मत समझ लीजिएगा, ठीक है। नंदो मतलब वही नंद वंश, महापद नंद, ठीक है, घनानंद। तो नंदों द्वारा जो बनवाई गई नहर थी तंसुली, उसका विस्तार कौन किया? तो अपने शासनकाल के 5वें वर्ष राजा खारवेल ने किया था, ठीक है। फिर आप जानते हैं बहुचर्चित है इनका 12वां वर्ष, अपने शासनकाल के 12वें वर्ष, ठीक है। 12वें वर्ष क्या हुआ? मगध पर आक्रमण किए। कौन? राजा खारवेल मगध पर आक्रमण करके, और मगध पर आक्रमण करके क्या किए भाई? वहां पर जिन शीतलनाथ, ठीक है, जिन शीतलनाथ की मूर्ति को जीत लाए, जिन शीतलनाथ की मूर्ति को जीत लाए, ठीक है। जीत के कहां लाए? अपने राज्य में लाए, जीत लाए। क्यों? क्योंकि यही जो महापद नंद था, नंदवंश का संस्थापक, जीत लाए। जो यहां पे लिखिएगा, जो महापद्मनंद, जो महापद्मनंद कलिंग से लूट के ले गया था, जो महापद्मनंद कलिंग से लूट गया था, लूट कर ले गया था। तो आई बात समझ में कि मगध पर आक्रमण करके जिन शीतलनाथ की मूर्ति को जीत लाए अपने शासनकाल के 12वें वर्ष राजा खारवेल। काहे जीत लाए? क्योंकि ये मूर्ति इन्हीं की थी। जो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, वो कलिंग से क्या किया था? ये मूर्ति को लूट ले गया था, उसी को ये वापस अपने साम्राज्य में लेते आए। और इन सभी का जो लूटे हैं, मतलब जो जिन प्रतिमा थी उसको मगध से कलिंग वापस ले आए। अब बात समझ में आई? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि जिन शीतलनाथ की मूर्ति को लूटा कौन था? तो बताएंगे महापद्मनंद। और फिर उसको वापस कौन लाया? तो मगध पर आक्रमण करके राजा खारवेल, जो चेदी वंश के महानतम सम्राट थे, वो लाए और अपने साम्राज्य में फिर से स्थापित किया। तो ये आज हमारा पूरा मौर्योत्तर काल, ब्राह्मण साम्राज्य और सातवाहन वंश के बाद चेदी वंश, महामेघवाहन वंश भी हमारा खत्म हुआ। ये पूरी टॉपिक कंप्लीट हो गई, ठीक है। आप लोग इसको मन लगा के पढ़िएगा। वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में, और जितने भी आपके ग्रुप होंगे, दोस्त होंगे, सभी को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जो बातें समझ में नहीं आई होंगी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, हम अगले वीडियो में आपको बाकायदे यहाँ पर समझा देंगे, ठीक है। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।